हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के फोर्थ सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ कवर कर चुका हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे शटल वेक्टर के बारे में। शटल वेक्टर्स के बारे में एग्जाम पेपर में 2 नंबर में, मोस्टली 2 नंबर में ही शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। कई बार 3.5 नंबर में भी आपसे पूछा जाता है। तो यदि एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछा जाए तो एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में आपको कितना इसके बारे में लिखना है। यदि 3.5 नंबर में आपसे पूछा जाता है तो आपको इसके बारे में कितना लिखना है। स्पेशली इस वीडियो के अंदर हम लोग शटल वेक्टर की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, इसे कंस्ट्रक्ट करने का पर्पस क्या था, इसके अंदर ऐसा मेन एप्लीकेशन क्या है जो कि इसे दूसरे क्लोनिंग वेक्टर से डिफरेंशिएट करता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में इसके मेन फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं कई सारे इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वेक्टर्स को कवर कर चुका हूँ इस क्लोनिंग वेक्टर के चैप्टर में, जिसमें कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर ये भी मैं कवर कर चुका हूँ। इसके अलावा हमने फॉस्मिड वेक्टर कवर किया, प्लाज्मिड वेक्टर कवर किया, बैक्टीरियोफेज वेक्टर कवर किया। कई सारे इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वेक्टर को हम कवर कर चुके हैं। राइट स्टूडेंट, हेडिंग डालीजिए शटल वेक्टर्स। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो आपका नया सिलेबस लॉन्च हुआ है, अगर आप लोग उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ये जो शटल वेक्टर है, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इसे शटल वेक्टर क्यों कहा जाता है। राइट, शटल वेक्टर्स ऐसे प्लाज्मिड्स हैं, यानी कि स्पेशली ये क्या है, ये प्लाज्मिड्स होते हैं। इनको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, इनको मॉडिफाई किया गया है, इनके अंदर 2 ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को इंसर्ट किया गया है ताकि ये 2 डिफरेंट स्पीसीज की सेल्स में रेप्लिकेट कर सकें। इसीलिए इसे शटल वेक्टर कहा जाता है। तो इसके बारे में आप लोग नोट डाउन करेंगे। शटल वेक्टर्स ऐसे प्लाज्मिड्स हैं जिन्हें 2 डिफरेंट स्पीसीज की सेल्स में रेप्लिकेट करने के लिए बनाया गया है। इनमें 2 ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है ईस्ट सेल के अंदर भी रेप्लिकेट कर पाएंगे, ये जो है ई कोलाई सेल्स के अंदर भी रेप्लिकेट कर पाएंगे। यानी कि इसमें 2 ओराई साइट प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये 2 डिफरेंट स्पीसीज के अंदर आसानी से रेप्लिकेट कर पाते हैं। इसीलिए इसे शटल वेक्टर कहा जाता है। प्रत्येक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक पोषक जाति के लिए विशिष्ट होता है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है, ये जो ओआरआई साइट होती है जहाँ से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ये जो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसमें जो है प्रत्येक ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक स्पीसीज के लिए या एक होस्ट स्पीसीज के लिए स्पेसिफिक होता है। राइट, इसीलिए इसमें 2 ओआरआई साइट हम लोग इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये 2 सेल्स के अंदर, 2 डिफरेंट स्पीसीज के सेल्स के अंदर आसानी से रेप्लिकेट कर पाता है। इसमें हम लोग ईस्ट का भी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इंजेक्ट कर देते हैं, इसमें हम लोग ई कोलाई के लिए भी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये 2 डिफरेंट स्पीसीज के सेल में आसानी से रेप्लिकेट कर पाता है। राइट, ई कोलाई कोशिकाओं में रेप्लिकेट करने वाले प्लाज्मिड वेक्टर से ये बिल्कुल भिन्न होते हैं। राइट, ऐसे प्लाज्मिड वेक्टर जो कि ई कोलाई सेल्स के अंदर रेप्लिकेट करते हैं, उन प्लाज्मिड वेक्टर से ये शटल वेक्टर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, भिन्न होते हैं। इन वेक्टर्स को आर्टिफिशियल टेक्निक के द्वारा निर्मित किया जाता है। यानी कि शटल वेक्टर प्रकृति रूप से, यानी कि नेचुरली ये नहीं पाए जाते इन्वायरमेंट के अंदर, इनको हम लोग कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियली टेक्निक द्वारा इसको हम निर्मित करते हैं। ये मैन मेड होता है, क्योंकि ये वेक्टर केवल एक पोषक में यानी कि एक होस्ट में प्रवर्धन प्रोपेगेट करते हैं और उसके बाद बिना किसी हेरफेर के दूसरी कोशिका में विस्थापित हो जाते हैं। अतः इसे शटल वेक्टर्स कहते हैं। राइट स्टूडेंट, शटल वेक्टर्स इन्हें क्यों कहा जाता है? दीज वेक्टर्स कैन प्रोपेगेट इन वन होस्ट देन मूव इनटू अनदर विदाउट एनी एक्स्ट्रा मैनिपुलेशन, दे आर कॉल्ड शटल वेक्टर्स। अतः इन्हें शटल वेक्टर्स कहा जाता है। अधिकांश यूकैरियोटिक वेक्टर्स शटल वेक्टर्स होते हैं। मोस्टली जो यूकैरियोटिक वेक्टर्स होते हैं वो सब शटल वेक्टर्स होते हैं। कार्डो व टेट 1983 के अकॉर्डिंग शटल वेक्टर्स की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, यानी कि उनके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं स्टूडेंट, ये एक रेट्रोवायरल शटल वेक्टर का डायग्राम है। जनरली देखिए, कोई भी शटल वेक्टर्स हो उसमें कम से कम 2 ओआरआई साइट होंगे, सेलेक्टेबल मार्कर प्रेजेंट होगा, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स मौजूद होगी वेरियस रिकॉग्निशन सीक्वेंस के लिए, ताकि उस पर डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वर्क कर सके।
राइट। और साथ में आपको इसका मेन फीचर्स तो आपको पता ही है कि ये 2 डिफरेंट स्पीसीज की सेल्स में रेप्लिकेट कर पाता है, क्योंकि इसमें 2 ओआरआई साइट प्रेजेंट रहती हैं। राइट स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम उन कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि एक शटल वेक्टर्स के अंदर मौजूद होने चाहिए। तो अनेक जीवों जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, प्लांट व एनिमल सेल में रेप्लिकेट करने में सक्षम होना चाहिए, ऐसा शटल वेक्टर होना चाहिए। राइट। नंबर 2 पॉइंट, वरित मार्कर यानी सिलेक्टेबल मार्कर द्वारा उन्हें आसानी से पहचानने में समर्थ होना चाहिए। दे मस्ट बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड बाय सिलेक्टेबल मार्कर। जो सिलेक्टेबल मार्कर होता है उसके द्वारा ये आसानी से पहचानने में समर्थ होना चाहिए। इसके बाद इनका जो आकार है स्टूडेंट वो छोटा होना चाहिए, ताकि हम बड़े साइज के डीएनए सेगमेंट को इसमें इंसर्ट कर सके। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो उसका लार्ज साइज भी हो तो हम लोग उसको आसानी से इसके अंदर इंसर्ट कर सकें। नंबर 4 पॉइंट, क्लोन किए जीन्स की सुगमता से यानी कि आसानी से उसको रिकॉग्नाइज पहचान होनी चाहिए। नंबर 5 पॉइंट, वेक्टर स्थिर यानी कि स्टेबल होना चाहिए, आरोग्यजनक होने चाहिए, अतः इन्हें प्रेरित करने में कोई प्रतिबल नहीं होना चाहिए। नंबर 6 पॉइंट, वैकल्पिक पोषक में स्थायी रूप से बने रहने के लिए वेक्टर्स में प्रभावी रूप से जेनेटिक सूचना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के संचारण की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 7 पॉइंट, नए पोषक में यानी कि न्यू होस्ट में संचारित जेनेटिक सूचना स्थायी रूप से होनी चाहिए। राइट। या कहीं ऐसा ना हो कि ट्रांसफर होते हुए उसमें जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो गायब हो जाए। तो इस तरह का हमारा शटल वेक्टर्स के कैरेक्टर होने चाहिए। ये जो ईस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड होता है ये एक शटल वेक्टर का एग्जाम्पल है। एक और शटल वेक्टर ई कोलाई तथा स्ट्रेप्टोमाइसिस में रेप्लिकेट करने के लिए बनाया गया है। इसे स्ट्रेप्टोमाइसिस प्लाज्मिड तथा ई कोलाई प्लाज्मिड से बनाया गया है। यह स्ट्रेप्टोमाइसिस डीएनए इंसर्ट की ई कोलाई में आरंभिक क्लोनिंग करता है तथा बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिस में रेप्लिकेट करता है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे फॉस्मिड वेक्टर्स के बारे में। इसके रिगार्डेड मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। फॉस्मिड वेक्टर पर भी 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को अगर आप लोग अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो सभी तरह के क्लोनिंग वेक्टर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो आपका कॉन्सेप्ट है, साथ में जो एंजाइमोलॉजी ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो सारा आपका कवर होना चाहिए, तभी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग को आसानी से समझ पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।